नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 क्लास 10th और ये एनओआईएस के बच्चों के लिए है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हालाँकि ये चैप्टर है तो एनओआईएस के लिए क्लास 10th के लिए लेकिन ये क्लास 11th, क्लास 12th यहाँ तक कि कॉलेज वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर ऐसे बच्चे जो आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की बारे में सोच रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी करने की इच्छा रख रहे हैं, उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है प्राचीन विश्व। तो आइए इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या-क्या पढ़ना है और ये चैप्टर पूरे नए सिलेबस के हिसाब से बना हुआ है, जो इस बार के एग्जाम के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कि कांस्य युग किसे कहते हैं? कांस्य युग से क्या समझते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांस्य युग क्या होता है? आप बताएँगे नवपाषाण काल के अंत में, नवपाषाण काल के खत्म होने के समय धातु का इस्तेमाल शुरू हो गया था। धातु को आप समझते होंगे, जैसे लोहा, टीना और भी बहुत सारे हैं, पीतल है, तांबा है, ये सारी चीज़ों को हम धातु कहते हैं। तो इनका इस्तेमाल मतलब यूज़ होना शुरू हो गया था। तांबा ऐसा पहला धातु था जिसका इस्तेमाल क्या हुआ मानव ने किया था। तांबा पहला ऐसा धातु था जिसका इस्तेमाल मानव ने किया था। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृतियां जी थी उसे हम ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। कहीं ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपका तैयार हो रहा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ताम्रपाषाण संस्कृति किसे कहते हैं? तो आप बताएँगे पत्थर और तांबा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पहला है पत्थर और दूसरा है तांबा। ता पत्थर और तांबा का जब मिला के इस्तेमाल करना लोग शुरू कर दिए थे, उस समय को हम क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं। कांसा को क्या होता है? कांसा जो तांबा और रागा का मिश्र धातु है, मतलब तांबा और रागा को मिलाकर बनाया जाता था, उसे क्या कहते हैं? कांसा कहते थे। तो इसकी जो खोज हुई थी, इसी काल में हुई थी, इसी समय हुई थी, मतलब ताम्रपाषाण काल में ही हम इसको खोजे थे, किसको? कांसा को, जो किससे मिलके बनता है? तांबा और रागा से। इसीलिए इस युग को भी हम कांस्य युग कहते हैं। इस युग को क्या कहते हैं? कांस्य युग कहते हैं। यहाँ से भी आपका 1 नंबर का प्रश्न तैयार होता है। पहला तो है ताम्रपाषाण संस्कृति और दूसरा है कांस्य युग। तो दोनों 1-1 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे तैयार हो गया है। इस काल में क्या हुआ? हथियारों और औजारों के निर्माण में तांबा और कांस्य ने एक हद तक पत्थर, लकड़ी और हड्डी की जगह ले ली। इससे पहले क्या होता था कि जो भी हथियार बनते थे वो पत्थर से बनते थे, हड्डी से बनते थे और लकड़ी से बना करता था। लेकिन जब ये कांस्य आया, उसके बाद जितने भी हथियार थे, वो कांसे से बनना शुरू हो गया था। लोगों ने धूप में सूखी और आग में पकी दोनों तरह की ईंटें बनाना शुरू कर दिया। मतलब धूप में सुखा के या फिर आग में पका के ईंटों का निर्माण करना शुरू कर दिया और यहाँ से इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना वो लोग सीखना शुरू कर दिए। इसी काल में आप कह सकते हैं कि विभिन्न नदी मतलब अलग-अलग जो नदी थी, घाटियाँ थी, उसमें पहली बार नगर आधारित सभ्यताओं का उदय हुआ। नगरों का विकास भी आपके प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे आप बताएँगे, जैसे-जैसे कांस्य के द्वारा चीज़ों को बनाया जाने लगा, कांस्य के माध्यम से चीज़ों को यूज़ किया जाने लगा, उसके बाद क्या हुआ कि नगरों का विकास शुरू हो गया। नगर मतलब सिटी, जैसे-जैसे ये चीज़ें बढ़ने लगी तो शहरों का निर्माण शुरू हो गया। ये नगर जो थे वो व्यापार के लिए मतलब बिज़नेस के लिए और वाणिज्य का केंद्र बन गया। आपने देखा होगा कि शहरों में कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे मुख्य रूप से व्यापार का काम होता है, मंडी जिसे कहते हैं। तो ऐसे ही ये धीरे-धीरे एक प्रकार का आप कह सकते हैं मंडी बन गया और इस कालक्रम में मतलब इसी समय में राज्य और साम्राज्यों का उदय हुआ। नए-नए राज्य और साम्राज्य यहीं से बनने शुरू हुए थे। ये प्राचीन सभ्यता जो है, प्राचीन सभ्यता कहने का मतलब है पुराना सभ्यता, पुराने संस्कृति। इसे हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं या फिर मिस्र के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ-कहाँ हुआ शुरू? तो ये भारत एवं चीन में बनना शुरू हो गया था। भारत और चीन में मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा संस्कृति इत्यादि शुरू हो चुकी थी। तो ये कांस्य युग के बारे में सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। पहले वाले टॉपिक में हमने चर्चा किया था मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में, तो आइए जान लेते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता क्या था। तो देखिए मेसोपोटामिया जो है उसका शाब्दिक अर्थ मतलब इस शब्द का अर्थ ही है नदियों के बीच का जमीन। मतलब दोनों तरफ से अगर नदी बह रही है, इन नदी के बहने के बीच में जो जमीन है इसे क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया अर्थात 2 नदियों के बीच का जमीन। और ये नदियाँ कौन थी? तो ये नदियाँ थी दजला और फरात। दजला है तो नदियों के बीच का जो जमीन था, इसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं।
देखिए, ये आधुनिक इराक में है। अभी के समय में आप अगर सोच रहे हैं कि ये क्या ये भारत में है? तो नहीं, ये भारत में नहीं, अभी के वर्तमान समय में जो इराक देश है, वहाँ पे ये सभ्यता हुआ करती थी। कौन-सी मेसोपोटामिया सभ्यता, क्योंकि दजला और फरात नदी जो था, रिवर जो था, ये इराक के अंदर ही आता है। इन नदियों में क्या होता था, अक्सर बाढ़ आया जाया करता था। अब नदियाँ हैं तो पानी तो बढ़ेगी ही, बाढ़ तो आएगी ही। इस प्रक्रिया में क्या होता था, बाढ़ में क्या होता है, आप देखते हैं कि किनारों पर सारी मिट्टी आके जमा हो जाता है, बहुत सारी गंदगी आके जमा हो जाता है। इस कारण से क्या होता था, जब बहुत अलग-अलग जगह की मिट्टी आ जाया करती थी दजला और फरात के बीच में, तो ये ज़मीन खूब उर्वर बन जाती थी, मतलब खूब उपजाऊ बन जाती थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छे-अच्छे तरीके से खेती होते थे। अब जब यहाँ पे ज़मीन उर्वरक मतलब खेती लायक बन गई, तो इसे मेसोपोटामिया के रहने वाले जितने भी लोग थे, उनको चुनौतियाँ आई, जैसे कि बाढ़ को काबू में कैसे करना है, कैसे पानी को कंट्रोल में रखना है और खेती के लिए ज़मीन का सिंचाई भी करना, मतलब पानी सही समय पर डालना। इससे क्या होता था, उपज बढ़ा, मतलब वो जो भी खेती करते थे, उससे उपज बढ़ना शुरू हो गया। कृषि उत्पादन के इजाफे में लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर, बढ़ई जैसे अनेक दस्तकार सामने आए। अब इनका मतलब समझा देता हूँ। लोहार का मतलब होता है जो लोहे का काम करता है, जो लोहे का सामान बनाते हैं। कुम्हार का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन का काम करता है। राजमिस्त्री का मतलब होता है जो घर वगैरह का निर्माण करते हैं और बुनकर का मतलब होता है जो कपड़े वगैरह का निर्माण करते हैं और बढ़ई का मतलब होता है जो लकड़ी से बने चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने अपनी चीज़ों का निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, अपनी चीज़ों को बेचते थे और बदले में रोज़ाना की ज़रूरतों की चीज़ खरीद लेते थे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए देख लो, एक गाँव का जगह है, अब गाँव में क्या होता है, गाँव में जैसे कि हमारे पास आलू है, तो हम क्या करेंगे, आलू को खाली खा के नहीं रहेंगे, तो आलू को बेच देंगे और इसके बदले में चावल, गेहूँ, दाल, तेल इत्यादि खरीदते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। भारत जैसे सुदूर क्षेत्रों में, मतलब सुदूर का मतलब होता है दूर-दूर के क्षेत्रों के साथ ज़मीनी और समुद्री दोनों तरह के नियमित व्यापार करते थे। अब देखिए, पानी के माध्यम से ये लोग जहाज से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ पे क्या करते थे, व्यापार करते थे, बिज़नेस करते थे। परिवहन और संचार के लिए, मतलब कहीं भी यातायात के लिए, आने-जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, ठेलों का उपयोग करते थे। चौपहिया गाड़ियाँ, नौकाएँ, ऑटो इत्यादि का इस्तेमाल करते थे। ठेले आप जानते हैं, ठेला जिसे हाथ से खींच के लेके जाया जाता है। चौपहिया मतलब 4 चक्कों वाली गाड़ी, गाड़ियाँ भी थी। नौका मतलब नाव होता है और पोत मतलब भी जहाज ही होता है जो पानी में ही चलता है। मेसोपोटामिया के प्रारंभिक जो शहर थे, शुरुआत में जो भी शहर का निर्माण हो रहा था, वो राज्यों के समान थे। उनका अपना प्रशासन वर्ग में पुरोहित हुआ करता था। पुरोहित मतलब होता है पंडित, जो पूजा-पाठ करवाता है। राजा हुआ करता था, कुलीन शामिल थे। इसके अलावा सौदागर मतलब होता है व्यापारी। उस समय का जो समुद्र के माध्यम से व्यापार करता था, उसको हम सौदागर कहते हैं। और आम लोग भी थे, जनता और गुलाम तो हुआ ही करते थे। मतलब गुलाम मतलब यही थे जिनको आपस में लोग दास बना के रखते थे। मेसोपोटामिया के लोग ढेर सारे देवी-देवताओं, आकाश के देवता, हवा के देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, प्रजनन की देवी, प्रेम की देवी, युद्ध के देवता, इन तरह के अनेक देवी-देवताओं का पूजन करते थे। इनको भी समझ लीजिए। जो मेसोपोटामिया के लोग थे, जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, वो भी अलग-अलग तरह के देवी-देवताओं का पूजा करते थे। जैसे कि आप देखिए आकाश का देवता, उन्हें आकाश ऊपर दिखाई देता था, तो भगवान भी देखते थे और उसकी पूजा करते थे। हवा के देवता का पूजा करते थे, सूर्य देवता जो हमें रोशनी देता है, चंद्र देवता। अब देखिए, प्रजनन देवता मतलब कि बच्चे पैदा करने के लिए शक्ति देने वाले देवी-देवता का भी पूजा होता था। प्रेम की देवी, आपस में प्रेम बना रहे एक-दूसरे से उसके, और युद्ध मतलब लड़ाइयों के देवी-देवताओं का भी पूजा हुआ करता था। इस प्रकार से आपने समझ लिया कि मेसोपोटामिया सभ्यता क्या थी, इसका मतलब क्या था, कहाँ पाया जाता है, किन नदियों के मध्य में पाया जाता था, यहाँ के लोग कैसे व्यापार करते थे, किस चीज़ के माध्यम से व्यापार करते थे और ये कौन-कौन से देवी-देवताओं का पूजा-पाठ किया करते थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता में क्लियर हो गया है। तो हम बात कर लेते हैं मिस्र सभ्यता के बारे में कि मिस्र सभ्यता क्या था। तो देखिए, मिस्र को अक्सर ना नील नदी का तोहफ़ा कहते हैं। नील नदी का तोहफ़ा के रूप में मिस्र सभ्यता को जाना जाता है, क्योंकि क्या होता था, हर साल ना नील नदी में बाढ़ आती। और आपको पता है, मैंने अभी मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदी की जब बात कर रहा था, उस समय भी हमने बात किया था कि जब बाढ़ आता है तो क्या होता है? जब बाढ़ आता है तो अलग-अलग जगह की मिट्टी आके जमा हो जाता है, गाद आके जमा हो जाता है, जिससे वहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। ऐसा ही नील नदी के साथ भी था। नील नदी में बाढ़ आता था और वहाँ से जो मिट्टी थी, वहाँ पे आके एक मोटी परत के रूप में जमा हो जाता था और ये क्या करता था, ज़मीन को बहुत ही उपजाऊ बना देता था।
और इस तरह से क्या होता था, यहाँ बारिश नहीं भी होती थी, फिर भी यहाँ के लोग जो है किसान अच्छी फसल उगाते थे, क्योंकि उनको उपजाऊ ज़मीन मिल जाता था और नदी बगल में थी, तो वहीं से वो सिंचाई भी कर लेते थे। प्राचीन मिस्रवासियों का मतलब कि बहुत पुराने जो मिस्र के लोग थे, वो बढ़िया सिंचाई प्रणाली भी विकसित कर लिए थे। बढ़िया सिंचाई प्रणाली का मतलब है कि वो अच्छे तरीके से अपने खेतों में पानी पहुँचाने का काम कर लेते थे। ईसा पूर्व मतलब 3100 ईसा पूर्व मिस्र में एक राजा के अधीन था, मतलब मिस्र जो था वो एक राजा के अंदर में था, राजा उस पे राज करता था और मिस्रवासी अपने राजा को भगवान मानते थे। जो भी उनका राजा था ना, वो उन्हें भगवान का दर्जा देते थे, जो राजा कहता था उसी बात को मानते थे। मिस्री राजाओं को फ़राओ कहा जाता था। जो मिस्र के राजा हुआ करते थे, उनको फ़राओ के नाम से जाना जाता है। वे देश पे राज करते थे और साम्राज्य की स्थापना के लिए जंग भी लड़ते थे। अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए वो जंग भी लड़ते थे। फ़राओ की सेवा में मंत्री और अधिकारी थे। फ़राओ राज्य जो था, उसमें मंत्री हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, राज्य मंत्री हुआ करते थे, कोषाध्यक्ष मंत्री हुआ करते थे, ताकि राज्य बहुत ही बढ़िया तरीके से चल पाए। वे जमीन का प्रशासन चलाते थे और राजा के आदेश के अनुसार टैक्स वसूलते थे। वो भी टैक्स वसूला करते थे और वहाँ पे सबसे जो ऊँचा दर्जा था फ़राओ के राज्य में, वो पुरोहितों का था, मतलब पंडितों का था। पंडितों को सबसे ऊँचा और सम्मानजनक स्थान प्रदान किया गया था। हम बात कर लेते हैं चीनी सभ्यता के बारे में। चीनी सभ्यता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, चीनी सभ्यता जो है, वो उत्तरी चीन में हाओक्वांग की नदी के घाटी में फली-फूली। देखिए, जितनी भी सभ्यता हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो सारी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही फली-फूली है, क्योंकि उस समय चापाकल नहीं था, मोटर नहीं था। उन्हें जीने के लिए मूलभूत इकाई जो है, उसमें हवा, पानी तो चाहिए ही ना। तो हवा तो हर जगह था, लेकिन पानी तो हर जगह नहीं होता है। इसलिए जितनी भी सभ्यता का निर्माण हुआ है, वो किसी न किसी नदी के कारण हुआ है। जैसे कि आपने देखा दजला और फरात के किनारे आपने देखा कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है। नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का हुआ है और हुआंग नदी के किनारे चीनी सभ्यता का हुआ है। तो ये सभी सभ्यता जो है, कहीं न कहीं किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। देखिए, जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, जितने भी किताबें लिखी गई है, इसके अनुसार जो सांग था, सांग जो था वो वहाँ पे इजाद किया गया था, एक लेखन शैली थी और इस काल में, इस समय में जो दस्तकार थे, विशेषतः कांस्य लिपि शिल्पी, मतलब जो कांस्य से किसी-किसी चीज़ का निर्माण करते थे, वो अपने काम में माहिर थे, एक्सपर्ट थे। सांग शासकों के मातहत मतलब उसके अंदर कई प्रकार के अधिकारी होते थे, जो राजाओं को राजपाट करने में मदद करते थे, राजा को राज चलाने में मदद करते थे। किसान अभिजात वर्ग की खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करते थे। किसान जो था, वो खेती करता था, जिससे पूरे राज्य के भोजन का आपूर्ति होता था। अब बात कर लेते हैं चाउ की। चाउ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1122 ईस्वी पहले क्या हुआ? सांग वंश की सत्ता खत्म कर दी गई। किसके माध्यम से? चाउ के माध्यम से। पश्चिम की तरफ से चाउ ने हमला किया था और उसे एक शक्तिशाली कुलीन वर्ग का समर्थन भी प्राप्त हुआ। मतलब कि चीन के ही कुछ लोगों के जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनका समर्थन भी प्राप्त हुआ था। लेकिन कोई भी चाव राजा जो था, इतना शक्तिशाली नहीं हो पाया कि पूरे राज्य को अपने काबू में कर ले। कोई भी ऐसा राजा नहीं था, कोई भी ऐसा मजबूत राजा नहीं था जो पूरे चाव को अपने अंदर में राज करने के लिए उपयुक्त बना ले। तो अगले 500 साल तक क्या हुआ कि कुलीन जो थे, वो सत्ता के लिए आपस में ही लड़ते रहे, आपस में एक-दूसरे से झगड़ा करते रहे। दूसरे कुलीन के साथ उत्तर से हमला करने वाले खूंखार खानाबदोश कबीलों से अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने मजबूत किले और चारों तरफ से दीवारों से घेरे नगर बनवाए। देखिए, उत्तर की तरफ से क्या हुआ कि कुछ ऐसे कबीले थे खानाबदोश, जो एक जगह आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, मतलब घूमते-फिरते रहते थे। वो इन लोगों पर हमला करके धन वगैरह लूट के ले जाते थे। तो इनसे रक्षा करने के लिए इन्होंने अपने जितने भी राज थे, जितने भी दुर्ग थे, जितने भी कबीले थे, उसके चारों तरफ से मोटी-मोटी दीवारें बनवा दी, ताकि कोई अचानक से ना आ पाए। देखिए, इचाऊ का शासन जो था, वो परवर्ती काल में लोहे का इस्तेमाल होना, जिससे कि कांस्य युग का समापन हो गया। यहीं से क्या हुआ? लौह युग की शुरुआत हुआ। लौह युग अगर आपसे पूछा जाए, तो आप बताएँगे लोहे का युग। ईसा पूर्व 221 में चीन राजा, जो चीन के शासक बने, उन्होंने कुलीनों की ताकत कुचल डाली। जो कुलीन बहुत ही मजबूत हुआ करते थे, उनको कुचल डाला। चीन राजाओं ने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बाँट दिया, अलग-अलग छोटे-छोटे राज्यों में बाँट दिया और सभी राज्यों के लिए एक नया राजा वहाँ पे बना दिया और पूरे साम्राज्य में जितना भी इनका राजा था, उसमें समान भाषा लागू कर दिया। ये नहीं कि इसमें अलग भाषा, इसमें अलग भाषा, सब एक ही भाषा बोलेगा। समान कानून बना दिया।
समान माप-तौल मतलब कि वज़न करने वाली जो इकाइयाँ थी उसको भी समान कर दिया। उन्होंने चीन की मशहूर दीवार भी बनवाई जो आज तक इतिहास में अमर है। तो ये था हमारा चीन सभ्यता। हम नगर योजना के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वे लोग जो थे, चाहे वो चीन सभ्यता के लोग थे, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे या फिर मिस्र सभ्यता के लोग थे या हड़प्पा संस्कृति के लोग थे। ये लोग जो थे वो सुनियोजित नगरों में रहते थे। मतलब इन्होंने एक शहर का निर्माण कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। हड़प्पाई शहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इन्होंने जो शहर का निर्माण किया, इसकी विशेषता क्या है वो जान लीजिए। मजबूत नगर दुर्ग की उपस्थिति मतलब कि चारों तरफ जो शहर था वो बहुत ही मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था। दुर्ग में सार्वजनिक इमारत होती थी। सार्वजनिक इमारत मतलब एक ऐसा स्थान बनाया गया था जहाँ पे उस सभ्यता के सभी लोग बैठ के आपस में बात कर सके, कोई मीटिंग कर सके, किसी चीज़ के ऊपर अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सके। और दुर्ग के नीचे ना नगर का दूसरा हिस्सा था। दुर्ग जो था उसके नीचे भी एक दूसरा हिस्सा था और यहाँ आम लोगों के मकान थे, जो नॉर्मल लोग थे, किसान थे, बढ़ई थे, दस्तकार थे, इन सभी का मकान नीचे वाले की तरफ। नगरों में चौड़ी सड़कें थी, सड़क भी बहुत अच्छा था, जो संपूर्ण एक-दूसरे को काटती थी, बिल्कुल सीधी और चौड़ी सड़क थी। मकान वहाँ पर ईंटों से बने हुए थे और ज़्यादातर मकान जो थे वो 2 मंजिला हुआ करते थे। आज से ये हज़ारों साल पहले की बात है कि इतनी सारी चीज़ें हमारे सभ्यता में थी। हर एक घर में कुआँ था पानी पीने के लिए, स्नानगृह था नहाने के लिए, नाली था जिससे गंदे पानी घर से बाहर निकल जाएँ। और साफ-सफाई का स्तर बहुत उन्नत था, ये बहुत ही अपने शहरों को साफ के सफाई के साथ रखते थे। जितनी भी सड़कें इन्होंने नगर योजना में बनवाया था, उसमें लाइट की अच्छी सुविधा थी, सड़कों पर आप अच्छे तरीके से प्रकाश को प्राप्त कर सकते थे। यहाँ सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो विशाल स्नानगृह मतलब एक बहुत बड़ा नहाने का घर, वो कितना बड़ा था? 180 फुट लंबा और 108 फुट चौड़ा, यही यहाँ की विशेषताओं में आता है। देखिए उसमें स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जलाशय जो है वो 40 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। ये इम्पोर्टेंट है, ये वीवीआई माना जाता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हड़प्पा का जो विशाल अनाज भंडार मतलब जहाँ पे वो अनाजों को जमा करते थे, एक महत्वपूर्ण इमारत थी, मतलब एक घर जैसा बनाया गया था, जिस पे लोग अपने द्वारा उगाए गए अनाज को जमा करके रखते थे। तो ये नगर योजना थी किसका? हड़प्पाई संस्कृति का। टॉपिक हमारा कहता है कि समाज और अर्थव्यवस्था। अब देखिए हड़प्पा वासी जो थे वो कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार, वाणिज्य में माहिर थे। इन सब कामों में ये एक्सपर्ट हुआ करते थे और मुख्य फसलें जो थी यहाँ की वो गेहूँ, जौ, राई, तिल और मटर हुआ करता था। लोयल और रंगपुर में धान भी मिले हैं। ये जो हड़प्पाई खुदाई हुआ है उसमें आपको धान के भी अवशिष्ट मिले हैं। कालीबंगन में हल की लीक के निशान मिले हैं। जो हल पहले चलाया जाता था खेतों में, हल का काम होता था, उसके भी लीक मिले हैं। इनसे पता चलता है कि वो हल का इस्तेमाल करते थे हड़प्पाई संस्कृति में। फसल काटने के लिए वो हँसुआ का इस्तेमाल करते थे। एक लोहे का धारदार हथियार होता है जिससे फसल काटा जाता था। सिंचाई के कई तरीकों का इस्तेमाल होता था यहाँ पे। लोगों को कपास और रुई की जानकारी थी। गाय, बकरी, भेड़, सांड, कुत्ते, बिल्ली, ऊँट और गधे जैसे जानवरों को यहाँ पे पालतू बनाया जाता था और इनसे खेती में काम लिया जाता था। लोग अनाज, मछली, मांस, दूध, अंडे और फल इत्यादि का उपयोग करते थे खाने में। ज्यादातर लोग तांबा और कांच से बने हथियार, औजार का इस्तेमाल करते थे शिकार वगैरह के लिए और जेवरात में सोना, चांदी, कीमती पत्थर, रत्न, शंख, हाथी के दांत इत्यादि से बने होते थे। जो लोग वहाँ पे जेवरात जो महिलाएं जेवरात का इस्तेमाल करती थी, इन्हीं सब चीजों का उपयोग करती थी। दस्तकार में कुम्हार, बुनकर, राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, सुनार, शिल्पकार, संग तराश, ईंट बनाने वाले और ठठेरे शामिल थे। इन सभी चीज़ों में आपको नहीं समझ में आ गया होगा तो ठठेरा नहीं समझ में आएगा तो मैं बता देता हूँ। बर्तन बनाने वाले लोगों को हम ठठेरा कहते हैं। संग तराश का मतलब हो गया कि पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाने वाले, शिल्पकार का मतलब हो गया मूर्ति बनाने वाले, सुनार का मतलब हो गया सोने से बनी चीजें बनाने वाले, लोहार का मतलब हो गया लोहे से बनाने वाली चीजें। अब पढ़ाई का मतलब हो गया वैसे लोग जो लकड़ी से बनाई हुई चीज़ों का उपयोग करते थे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थे। वाणिज्य और व्यापार भी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में शामिल था। व्यापार जो था, वो भी वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि स्थानीय व्यापार के साथ-साथ पूरा व्यापार चलता था और ये साक्ष्य यहाँ पे आपको कई प्रकार से मिले हैं। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों के संबंध थे, वो एक-दूसरे को जानते थे, उनके साथ व्यापार करते थे, उनके साथ उनका रिश्ता था।
वे सोना, रागा, तागा जैसी धातुओं इत्यादियों का आपस में आयात और निर्यात करते थे, एक दूसरे के साथ खरीद और बिक्री किया करते थे। ये वहाँ का समाज और वहाँ की अर्थव्यवस्था थी जिसके माध्यम से पूरा समाज चलता था। बात कर लेते हैं धर्म और संस्कृति के बारे में। तो देखिए मातृ देवी का मतलब हो गया जो माताएँ जो देवी थी वो हड़प्पा वासियों के लिए बेहद लोकप्रिय थी। बहुत ज़्यादा उनको वहाँ पे पूजा जाता था। मातृ देवियों की मिट्टी से बनी मूर्तियाँ मिली है हड़प्पा वासियों और मोहनजोदड़ो में कई प्रकार की ऐसी संस्कृति मिली है जिसमें मातृ देवियों की मिट्टी से बनी मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में एक पुरुष देवता भी मिला है जिसमें शिव जैसे शिव होते हैं ना हमारे भोलेनाथ हैं उनको पशुपति या आदि रूप कहा गया है। एक मोहर पर पशुओं से घिरे योग मुद्रा में बैठे उन्हें दिखाया गया है। लिंग पूजा भी हुआ है और होता था उस समय। वृक्ष और जड़मतवाद भी प्रचलन में था। वृक्ष इत्यादियों का भी पूजा उस समय हुआ करता था। जैसे आज हमारे हिंदी संस्कृति में पीपल के, तुलसी इत्यादियों का पूजा होता है, नीम के पत्ते, नीम के पेड़ों का पूजा होता है, उस समय भी होता था। विभिन्न स्थलों पर मिले ताबील और जंतर आत्माओं के साथ उनके विश्वास की ओर इशारा करते हैं। मतलब बहुत तरह के जंतर, देवी-देवताओं के पूजा पाठ इत्यादियों के समान वहाँ पे हुए। हड़प्पा वासियों ने उच्च स्तरीय तकनीक की चीजें हासिल कर ली थी। बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का उनके पास तकनीक था। उन्होंने नगर अभियांत्रिकी, चिकित्सा, माप-तौल, स्वच्छता की जानकारी थी उनके पास। वो डॉक्टर के यहाँ उनके यहाँ डॉक्टर भी था, उनके यहाँ यंत्र वगैरह भी था, उनके यहाँ चीज़ों को तौलने का भी जुगाड़ था, स्वच्छता, साफ-सफाई रखा करते थे। वे भी जानते थे कि एक लिपि का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब वो एक लिपि का प्रयोग करते थे, एक भाषा का प्रयोग किया करते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि और बुरी बात भी आप कह सकते हैं कि आज तक उस लिपि को समझा नहीं जा सका है। अभी तक वर्तमान समय में जब मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, तब तक उनके द्वारा जो लिखी गई लिपि है उसे नहीं समझा गया है। बात पतन की कर लेते हैं कि आखिर क्या ऐसे कारण थे कि इनका पतन हो गया? तो देखिए यह कहना बहुत ही कठिन है और ठीक-ठीक कारणों से आप नहीं बता सकते हैं कि किस कारण से इस सभ्यता का पतन हो गया। एक इतिहासकार मानते थे कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा संस्कृति को खत्म कर डाला, लेकिन ये सही बात नहीं है क्योंकि आर्य के भारत आने से सदियों पहले ही इस सभ्यता का पतन हो गया था। जब आर्य आए थे हमारे भारत में उससे बहुत पहले ही इस सभ्यता का पतन हो गया था। कुछ इतिहासकार का मानना है कि प्राकृतिक आपदा जो था मतलब भूकंप या बाढ़, इस कारण से इस सभ्यता का पतन सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। बार-बार बाढ़ आने से नदियों का सूखना, मिट्टी की उर्वरता में ह्रास, लकड़ियों का लगातार इस्तेमाल से जंगलों का सफाया, भूकंप, अल्पश्रेष्ठ रेगिस्तान में फैलाव में संभवतः यही सब वो कारण थे, जिसके कारण हड़प्पा संस्कृति का विनाश हो गया, पतन हो गया। कुछ राय में तो मेसोपोटामिया से हो रही समुद्री व्यापार में गिरावट भी इस सभ्यता के पतन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जैसे-जैसे व्यापार घटता गया, वैसे-वैसे इनकी संस्कृति का ह्रास और पतन होता गया। इस सभ्यता के पतन के साथ ही साक्षर एवं शहरी जीवन भारत में 1000 साल से अधिक समय के लिए लुप्त हो गया, मतलब खत्म हो गए। इस सभ्यता के खत्म होते ही कई प्रकार की चीजें भी समाप्त हो गई। कहते हैं लौह युगीन समाज का, तो देखिए लौह युग का मतलब वह समय है, मतलब ऐसे समय से है जब लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, लोहे का उपयोग बड़े पैमाने पर शुरू हो गया और उसका आम इस्तेमाल होने लगा। मतलब सभी लोग लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। यह करीब 3000 साल पहले आरंभ हुआ था। आज से आप लगभग 3000 साल पहले ये शुरू हुआ था क्या? लौह युग, जब सभी लोग लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे और क्या हुआ कि इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन ला दिए। बहुत बड़ा बदलाव हुआ समाज में क्योंकि लोहा जो था वो तांबा और कांस्य से बहुत सस्ता और मजबूत भी था। लोहे के औजारों ने हमारे पूर्वजों को जंगल साफ करने और कृषि के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन हासिल करने में मदद किया। क्योंकि जब लोहे आया तो वो मजबूत भी था और इसे किसान लोग पेड़-पौधों को काटकर समतल जमीन बनाना शुरू कर दिए। इस तरह कृषि उपज में खासी वृद्धि हुई, मतलब खेती करने के लिए जो जमीन चाहिए था उसमें वृद्धि हुआ। लोहे के इस्तेमाल से परिवहन और संचार में भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा। एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी लोगों को बहुत सहूलियत प्राप्त हुआ। लोहे के हल और औजार के इस्तेमाल से पहियों को भी मजबूत किया गया। नाव और पोत बनाने के लिए लोहे की कीलें, चदरें चदरें मतलब पतला सा प्लेट व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य भी इससे बहुत खुला
बहुत आगे बढ़ा, यह व्यापार में खुशहाली लाया, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाया। नए हथियार भी इसी युग की देन है, जिसमें भारी तलवारें, तीर, लौह कवच मतलब लोहा से बना हुआ कवच, भाले, बल्लभ युद्ध तौर-तरीका भी बदल डाला। मतलब लड़ने और मरने के भी कई सारे तौर-तरीकों में लौह युगीन समाज में परिवर्तन देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा पहला पार्ट था इस चैप्टर का, इसके सेकंड पार्ट भी आएँगे। तो यहाँ पे पहला पार्ट आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि पार्ट 1 में दिया गया जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पार्ट 1 में दिया गया जानकारी आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।